हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार सभी को। आई होप सभी मौज में होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम जो ली हमने वीडियो पोजीशन वर्ड का पूरा फिनिश कर लिया 2 लेक्चर के अंदर, और मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही एक बी फॉर्म के बारे में हल्का सा छोटा कंसेप्ट रह गया, उसको पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, आज का जो लेक्चर है ना, इससे मैंने 3-4 बातें ऐड कर दी गई हैं। पहली बात, वो जो हल्का सा रह गया था पढ़ने के लिए, उसको डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ एक छोटा वर्ड मान लीजिए कि देयर, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब होता है क्या है, चाहे तो ट्रांसलेशन की बात कर लें, चाहे कम्युनिकेशन की बात कर लें, या राइटिंग स्किल की बात कर लें, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, सभी के अंदर देयर का यूज बहुत ज़्यादा होता है और ये कईयों के लिए कंफ्यूजिंग भी है। तो आइए इसको भी डिस्कस करेंगे और छोटी मोटी बातें और भी देर के साथ निपटा लेंगे। तो ये मान लीजिए कि जो आज का लेक्चर है, इसमें 3-4 बातें डिस्कस करेंगे। पेशेंस बना के रखना, कुल मिला के धैर्य बनाए रखना, ठीक है। आओ तो हेडिंग डाल लेते हैं मोटी मोटी से कि भाई आज हम पढ़ने वाले हैं देयर के बारे में, लेकिन खैर इसके बहाने हम बहुत सारी बातें और भी पढ़ लेंगे। देखो, इसके बारे में कुछ पढ़ाऊं उससे पहले 1-2 बातें जानना जरूरी है। कैसे क्या? देखो, मैंने कहा द मैन वेंट टू द मार्केट। चलिए, इससे बड़ा द मैन सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गई, टू प्रीपोजिशन हो गई, और ये जो द मार्केट आया ये इस टू का अपना एक ऑब्जेक्ट हो गया, मिलके बन गई फ्रेज कि आदमी गया। कहाँ गया? मार्केट गया था। बेटा, ये जो पूरी फ्रेज हो गई है, हम जानते हैं या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। ध्यान से देखो, ये है रिप्लाई किसका? वेयर का, मतलब कहाँ का। तो ये हो गया एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब? प्लेस को बताने वाला, क्योंकि वेयर का रिप्लाई बताता है प्लेस को, जगह को। तो ये कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज। अब पूरी इंग्लिश में जो भी रिप्लाई वेयर का होगा वो कहलाएगी एडवर्ब फ्रेज, मतलब एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब? प्लेस को बताने वाला। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो बेटा जो हमारा एडवर्ब प्लेस होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, क्या? द मैन वेंट देयर, द मैन वेंट देयर। हम देख रहे हैं यहाँ भी द मैन सब्जेक्ट है, वेंट हमारी वर्ब है, और देयर क्या हो गया? ये एडवर्ब है, क्योंकि ये कहाँ का रिप्लाई है? आदमी गया था, कहाँ गया था? वहां गया था। अब देयर का मतलब वहां, ये कहाँ का रिप्लाई है? तो ये कहलाएगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा रूल क्या है कि कायदे में तो यही है स्टैंडर्ड तरीका इंग्लिश को लिखने का, बोलने का, देखने का, समझने का, कि जब भी आपको एडवर्ब प्लेस लगाना हो तो लगाइए सेंटेंस के लास्ट में। दिक्कत कहाँ होगी? जब ये शुरू में आ जाएगा। लगाओ शुरू में। मैं कह रहा हूं, लेते तीसरा सेंटेंस, देयर द मैन वेंट। एक चौथा सेंटेंस देखो, देयर वेंट द मैन। तो बेटा लीजिए, ये जो देयर है हमारा एडवर्ब प्लेस कहलाता है। यहाँ तो लास्ट में आया, सेंटेंस बिल्कुल राइट है, उसको लास्ट में यूज कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों सेंटेंस में इसको हमने यूज करा सेंटेंस के शुरू में। अब बेटा ध्यान रखना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। यहाँ ये पहले वर्ब आ गई है, सब्जेक्ट बाद में आया है, लेकिन ये वाला सेंटेंस गलत है और ये राइट है। अब ये समझना ये हुआ क्या। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब तभी आती है जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। ये इंटरोगेटिव तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, और साइंस के बेस पे भी इंटरोगेटिव नहीं है। फिर इसमें क्या दिक्कत थी? तो बड़ा इस चीज को यहां समझना कि इंग्लिश का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब। अब इन्वर्जन का मतलब उल्टा कर देना, मतलब उसको उसकी जगह से हटाकर कहीं और लगा देना। और किसका इन्वर्जन है? वर्ब का। तो कुल मिला के वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देना, ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब, एक होता है पार्शियल। तो बेटा कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, उन सभी को, दोनों को आप सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे, उनकी पोजीशन चेंज कर दोगे।
पार्शियल का मतलब बेटा ये हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, लेकिन मेन वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बात समझना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो आती है, लेकिन सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होना चाहिए। लेकिन बेटा ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आती है, सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं होगा। ये पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहलाएगी, ये कहलाएगी कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब। अब ये करते कब है, कब करोगे? जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताने वाला वर्ड वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तब। ठीक, इसे कभी किसी और लेक्चर में डीपली पढ़ेंगे, इन्वर्जन ऑफ वर्ब। ऐसे कौन कौन सी एडवर्ब है कि जिसके शुरू में आते ही आपको ये कंसेप्ट लागू करना पड़ेगा, पढ़ेंगे किसी और में। आज तो फिलहाल देर पढ़ना है तो ज्यादा लंबा ना खींचा लेक्चर, इसलिए जितना जरूरी है बस उतना ही डिस्कस करेंगे। ये कब यूज करते हैं बेटा? ये तब यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंसी को बताने वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या टाइम, इनको बताने वाला एडवर्ब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब शुरू में। ठीक, कुल मिला के बेटा हम जानते हैं कि ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, और ये कहां पे आता है? ये आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। इनकी रियल पोजीशन ये होती है, किसकी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की रियल पोजीशन तो ये होती है, और ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये रहा, ये रहा और ये रहा, दो एग्जांपल दिए। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल अभी दूंगा, इसके बाद ही तुरंत समझ जाना। ठीक, पहले इसका समझ लो कि जब भी ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर आपने एडवर्ब प्लेस को उस सेंटेंस के शुरू में यूज कर लिया तो बेटा वहां पर इन्वर्जन ऑफ वर्ब लागू हो जाएगा, कंप्लीट वाला। इसका मतलब सेंटेंस में जितने भी वर्ब होंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। अब ये आ जाओ, हम जानते हैं भाई ये सेंटेंस था हमारा एडवर्ब प्लेस, प्लेस देयर वाला। इस वर्ड को सेंटेंस के शुरू में यूज कर लिया। अब वर्ब सब्जेक्ट से पहले चाहिए। पहला सेंटेंस गलत क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, गलत हो गया। ये सेंटेंस राइट है, यहाँ वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई है। अब जो पहले सेंटेंस की हिंदी है बेटा, वही हिंदी तीसरे सेंटेंस की है, बस कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आदमी वहां गया था, उसी की मीनिंग ये रही, आदमी वहां गया था, बात एक ही है। एक लाइन आपने कहानी के अंदर सुनी होगी, चंपक वगैरह पढ़ते होंगे, कि एक बार की बात है, एक किसान रहता था एक गांव में। तो वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। क्या लिखा होता है? यहां लिख दूं, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो बेटा लिव्ड वर्ब हो गई है, अ फार्मर सब्जेक्ट हो गया, और देयर को हमने शुरू में यूज कर लिया है। तो वही कह रहा हूं, जब भी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में देयर आ जाएगा, ध्यान रखना सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट तो यही है। देयर को हमने शुरू में यूज कर लिया है केवल सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो देयर जो है ना बेटा, इसका नाम क्या है जो आज पढ़ने वाले, इसका नाम है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में लग जाता है, केवल सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए शुरू में लग रहा है सब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन ये असली सब्जेक्ट नहीं होता। चाहे इस सेंटेंस को देखो चाहे इसको देखो, यहाँ सब्जेक्ट तो फार्मर ही है, बात तो फार्मर की हो रही है, और यहाँ सब्जेक्ट मैन है, बात मैन की ही हो रही है। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी है कि सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, यहाँ तो बाद में आ रहा है, और सेंटेंस इंटरोगेटिव भी नहीं है। तो बेटा ये भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये केवल सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन असली सब्जेक्ट तो ये रहा, इसलिए इसको बोला गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, केवल इंट्रोड्यूस करना सेंटेंस को। ठीक, चलो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप देयर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। जरा एक एग्जांपल इसका भी देख लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा मैंने एक सेंटेंस लिया कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। क्वेश्चन जो भी था आपका ई ले लेते हैं, ताजमहल ये ले लो अपने बारे में, आ जाइए। आई हैव नेवर सीन द ताज,
ये द ताज का मतलब वही मानना जो ताजमहल का मतलब है, ठीक है ना। आई हैव नेवर सीन द ताज। हम देख रहे हैं हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, ठीक। सीन हमारी मेन वर्ब है। अब बेटा इसकी पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, ये रहा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, यहाँ पे आएगी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल राइट है। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, नेवर आई हैव सीन द ताज। पहला क्वेश्चन जी, नेवर हैव आई सीन द ताज। क्वेश्चन एच, नेवर हैव सीन आई द ताज। लीजिए, तो ये तीन सेंटेंस और देखिए। अब करा क्या हमने, इन तीनों सेंटेंस में नेवर को शुरू में यूज कर लिया है। अब जानते हैं भाई एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के बीच में आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। लेकिन जब भी कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहां पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी शुरू में आ गया, फिर वहां पर इन्वर्जन ऑफ वर्ब लागू हो जाएगा। कौन सा, पार्शियल। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले केवल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बेटा देखिए, ये तो ठीक है, नेवर शुरू में आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, गलत हो गया। बाद में आ रहा है, गलत। नीचे आते हैं सर तीसरे पे, नेवर शुरू में आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ दोनों और शुरू में आ गई है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब देख रहे हैं भाई ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई लेकिन मेन वर्ब शुरू में नहीं आती, ये गलत। जी पे आ जाओ, नेवर शुरू में आ गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, फिर आ रहा सब्जेक्ट, फिर आ रही है मेन वर्ब। अब ये सेंटेंस राइट है। और जो मीनिंग सेंटेंस ए की है वही मीनिंग सेंटेंस जी की है, दोनों के मीनिंग सेम है। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। बस एक बात को कहने के दो तरीके हैं, लिखने के दो तरीके हैं, चाहे ऐसे यूज कीजिए चाहे ऐसे। इसको डीपली पढ़ेंगे किसी और कंसेप्ट में। फिलहाल देयर का चैप्टर ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए छोटी सी बात, हल्की सी बात बताना जरूरी था मेरे लिए कि देयर साथ ऐसा करते क्यों है। ठीक, तो देयर है क्या, देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसको दूसरा नाम दिया गया है, इसको बोला गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों बोला गया है आपको समझा दिया। एडवर्ब प्लेस कैसा है, क्यों है, ये भी आपको समझा दिया, क्योंकि ये वेयर का रिप्लाई है। इतनी सारी बात समझ में आ गई। तो अब जरा देयर के बारे में आ जाओ, पढ़ लेते हैं कुछ बातें और। भाई देयर का यूज क्यों करते हैं, आज पढ़ाने वाला हूँ मैं बी की फॉर्म के साथ में देयर का यूज कैसे करोगे। सबसे पहली बात बेटा, देयर का मतलब वहां होता है, तो जिस भी सेंटेंस है वहां लिखाएगा आप देयर लगा दोगे। दूसरा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए भी देयर का यूज करते हैं। तीसरा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वेयर का रिप्लाई इसका मतलब। तो ये सारी बातें लिखनी है आपको कि कितना जानते हो देयर के बारे में। चौथी बात, इसको हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर या ऊपर हो। ध्यान रखना, जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर या ऊपर हो, और इस बात को खासकर फोकस करना बेटा। चौथा, हम इसको यूज करते हैं किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। तो ये दो बातें हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इन दो को खासकर फोकस करना, क्योंकि यही ज्यादातर हमें कंफ्यूज करती हो, यही बातें सीखने वाली है। करना क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सभी सेंटेंस के शुरू में पहला आप देयर लगाओगे, फिर लगानी है वर्ब। अब वर्ब का मतलब बेटा वही बी की फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, कैन बी, शुड बी, ये सब जो पढ़ा था हमने, ठीक है ना। फिर यूज करना है नाउन, और नाउन का मतलब वही जो चीज अंदर या ऊपर है, अंदर या ऊपर हो, बेटा वही नाउन है। उसके बाद जो भी बच गया सेंटेंस में, वो पूरा पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। बात क्लियर। और ध्यान रखना, यही नाउन आपका रियल सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि पता है देयर शुरू में आ रहा है इसलिए वर्ब शुरू में आ गई है, लेकिन सब्जेक्ट तो यही है, और देयर आपका केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है।
अगर रियल सब्जेक्ट ये है तो बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, कुल मिला के जैसा आपका सब्जेक्ट होगा ठीक वैसी आपकी वर्ब होगी। अब एक सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस है क्वेश्चन फर्स्ट, मैं कह रहा हूं वहां एक बंदर है, तो बड़ा साफ साफ वहां लिखा गया, बना दीजिए, शुरू में देयर आ जाएगा, इज अ मंकी, बड़ा आसान है। अगला सेंटेंस देखो, मैंने क्वेश्चन सेकंड लिया, वहां कई बंदर हैं, अब बन जाएगा देयर आर मैनी मंकीज। अब बेटा हम जानते हैं कि बहुत सारे की मीनिंग, कई की मीनिंग मैनी होता है। अब यहाँ आर क्यों आया, तो इसका मतलब ये आया मंकी के लिए, तो मंकी ही तो असली सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब चेंज होती है। फिर बोल रहा हूँ कि देयर में वर्ब के बाद जो लिखा आएगा बेटा वही असली सब्जेक्ट होगा। सब बंदर बहुत सारे हैं इसलिए आर आ गया, बंदर एक है इसलिए इज आ गया। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये तो पढ़ लिया पहले वाली बात। अब देखते हैं कि जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर होती है, एक तीसरा देखो, मैं कह रहा हूं हफ्ते में या एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, या है जो भी होगा। अब बेटा ये सेंटेंस समझना, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन कहां पर है, तो एक हफ्ते के अंदर। बात समझ आ रही है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन कहां है, एक हफ्ते के अंदर। ऐसे ही और कितने एग्जाम्पल बनेंगे, बहुत सारे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट कहां है, एक घंटे के अंदर। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड कहां है, एक मिनट के अंदर। एक महीने में 31 दिन होते हैं, 31 दिन कहां है, एक महीने के अंदर। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। कमरे में लाइट है, पार्टी में डीजे था, जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर देर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं, याद करो पोजीशन वर्ड की पहली क्लास मैंने कहा था, एक सेंटेंस था, मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं, वो बनेगा देर से। कैसे बनेगा, आज सीख रहे हो, ठीक। चाय में चीनी है, मोबाइल में वायरस है, दुनिया में दिक्कतें बहुत है, जिंदगी में दिक्कत बहुत है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर देर। अभी आप खुद सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक कितने सेंटेंस ऐसे बनाते हो, हिंदी में बोलते हो आप, जो देर से बन सकता है। बहुत सारी बातें बोलते हो, सब देर से बनेगा। अगर मैं यही पूछ लूं कि भारत के अंदर क्या क्या है, तो भारत में कितने राज्य हैं आप जानते हो, सब देर से बनेगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी देर से बन जाएगा। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, देर से बनेगा। अरे दिल्ली के अंदर बहुत समस्याएं हैं, अब ये बोलना पड़ जाएगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बेटा ये भी देर से बनेगा, क्या दिक्कत है। तो सब्जी में नमक नहीं है, चाय में चीनी नहीं है, दूध में पानी नहीं है, या पानी में दूध नहीं है, पॉकेट में रॉकेट है, जो भी होगा, मोबाइल में बैलेंस है या नहीं है, इस तरह के सारे सेंटेंस देर से बन जाएंगे। अब आप बोल रहे भाई इस महीने में 4 छुट्टियां हैं, तो 4 छुट्टियां कहाँ हैं, महीने के अंदर, देर से बन जाएगा। मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे कहाँ हैं, मेरी क्लास के अंदर, देर से बन जाएगा। और एक गाना चल रहा है आजकल, तो हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए, 4, हफ्ते के अंदर, देर से बन जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे अभी, ठीक। तो समझिए आप कि ये सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सो देर आ जाएगा। अब बेटा अंदर क्या है, हफ्ता या 7 दिन, ऑब्वियसली 7 दिन, जो चीज अंदर है वही सब्जेक्ट है, बात 7 डेज की हो रही है, आर आ जाएगा, 7 डेज इन अ वीक, बन गया। तो क्या बना, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। बात समझे। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर देर लगा दो, अब वही लिख लो, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। चलिए, सो देर पहले आएगा। अब बेटा होने चाहिए की मीनिंग पहले हम पढ़ चुके फर्स्ट वीडियो में, शुड बी, कितने शनिवार, 4, फॉर सैटरडेज में ऐसा आ जाएगा, हफ्ते में इन अ वीक,
तो क्या बन गया, देयर शुड बी 4 सैटरडेज इन अ वीक। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप नहीं होगा। तो अगर है लिखा रहा है इज एम आर, चाहिए शुड बी, सकता है कैन बी, कुड बी, होगा विल बी, शैल बी, लगा लेना जैसे आपकी मर्जी लगाइए। बात समझे? अब मैं कह रहा हूं भाई पानी में जहर हो सकता है, सो देयर, सकता का मतलब कैन बी या मे बी, जहर का मतलब वेनम इन वाटर, देयर कैन बी वेनम इन दी वाटर, तो आ गया पानी में जहर हो सकता है, बन जाएगा। तो बात समझ में आई, ये था। अब अगर ये समझ में आ गया तो बेटा एक दो सेंटेंस और देख लो इसका, कि एग्जिस्टेंस को बताने के लिए देयर का यूज कैसे करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना कि भाई एक राजा था। अब एग्जिस्टेंस का मतलब ये कि कोई चीज किसी चीज के अंदर या ऊपर नहीं होगी। हाँ, ये ऊपर वाला कंसेप्ट समझ लो, ऊपर का मतलब क्या हुआ, अंदर तो समझ गए, ये रहे एग्जाम्पल। ऊपर का मतलब क्या हुआ बेटा, ऊपर का मतलब ये जैसे सड़क पर बहुत सारे भिखारी हैं, तो भिखारी कहाँ है, सड़क पर है, तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर, समझ जाना, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं एग्जिस्टेंस क्या बेटा, किसी भी चीज का होना, वो कहलाता है उस चीज का अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस। उसको बताने के लिए भी देर आता है, ना तो कोई चीज अंदर होगी ना ऊपर होगी, ध्यान रखना, लेकिन एग्जिस्टेंस होगा। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन 6, एक समस्या है, एक बात है या कुछ भी, एक लड़का है, एक किताब है। तो सुनो, मैं कह रहा हूं एक समस्या है, एक बात है, एक दिक्कत है, एक आइडिया है, एक मूवी है, एक लड़का है, एक आदमी है, हम बोलते हैं एक लड़का है जो अक्सर यहाँ पे आता रहता है, एक किताब है जो मैंने कल देखी थी। तो बेटा बाकी वाला सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, बाद की बात है, पहले शुरुआत किससे हुई, एक किताब है, इसकी शुरुआत होगी देयर से। एक लड़का है, एक किताब है, एक इंसान है, एक दिक्कत है, एक बात है, एक आइडिया है। तो बेटा वही है, एक दिक्कत है, एक समस्या है, क्या बन जाएगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक किताब है, देयर इज अ बुक। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बात और समझ में आएगी। एक बार की बात है, एक राजा था, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, पढ़ा होगा आपने। अब मैं कह रहा हूं एक राजा है, सो देयर इज अ किंग। एक किसान है, देयर इज अ फार्मर। अब 10th की बुक में एक चैप्टर था लेंचो वाला, अ लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो कैरेक्टर है। तो उसमें शुरू में लिखा पड़ता है, शुरू की लाइनों में, कि एक किसान था, देयर वाज अ फार्मर नेम्ड लेंचो, जो रहता था पहाड़ों के बीच में। तो सेंटेंस पूरा पढ़ना, अपने आप देखना वो, ठीक। अब जब पता है एक राजा है, देयर इज अ किंग, एक किसान है, देयर इज अ फार्मर, तो एक राजा था, तो बेटा इसके इंग्लिश बन जाएगी देयर वाज अ फार्मर। एक किसान था और एक राजा था, देयर वाज अ किंग। लो, बन गई कहानी पूरी। तो बात समझ में आई कि देयर आखिर में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। तो ये बी फॉर्म का ही कंसेप्ट है, बी फॉर्म के साथ ही देखो हर जगह बी की फॉर्म लगा रहे हैं, कहीं मॉडल के साथ में, कभी इज एम आर, वॉज वर, वही सारी चीजें हैं, ठीक। ये बी की ही फॉर्म है और बी का ही कंसेप्ट है। हाँ, देयर भी उठा लिया, और जो थोड़ा बहुत रह गया था बी की फॉर्म के बारे में वही पढ़ लिया। साथ ही साथ इन्वर्जन ऑफ वर्ब क्या होती है, पार्शियल, कंप्लीट, हमने उसको भी देख लिया। आई होप यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेगेटिव बनाना बेटा बना लोगे हमसे, इंटरोगेटिव वो भी आप कर लोगे। फिलहाल इसकी तो उम्मीद मुझसे मत रखना कि तुम्हें हर एक चीज़ का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सिखाया जाएगा। इतने हिले हुए तो तुम हो नहीं, और अगर इतना भी नहीं आता तो तुम ढंग से हिले हुए हो, थोड़ा नहीं, फिर तुम गलत चैनल पे आ गए हो, ठीक है ना, चेंज करो इसको फिर। तो खैर, जहाँ नेगेटिव या इंटरोगेटिव में गलतियाँ होती हैं आपसे और गलतियाँ करते हैं बच्चे, जो कुछ नया है वो तो पक्का सिखाऊंगा, जैसे हमारा पोजीशन वर्ड के अंदर था, इसमें कोई गलती नहीं करने वाले, ये आराम से बना लोगे। कुल मिला के बहुत सारे सेंटेंस मैंने वैसे ही बोल दिए, 5-6 यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर भी कुछ सेंटेंस अगर आपके माइंड में आ रहे हैं जो बड़े खतरनाक हो, इससे ज़्यादा, मतलब तुम्हारी खोपड़ी मेरी खोपड़ी से ज़्यादा एडवांस हो, तो एक काम करना बेटा, इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपने सेंटेंस लिख के भेजिए, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश में, हिंदी नहीं। और एक साथ लिखना, नंबर 1 2 3 4 5, मान लो 5 सेंटेंस लिखो तो 5 बार कमेंट मत कीजिए, एक ही बार कीजिए, 5 लिख के कीजिए, एंड आई एम श्योर आप करोगे, एंड आई विल गिव यू माई फीडबैक।
मैं आपको अपना फीडबैक दूंगा कैसा रहे आपके सेंटेंसेस। तो चलिए सब कुछ नोट डाउन कीजिए और पढ़िए, मज़े में पढ़िए। आने वाले 1-2 महीने छुट्टियां हैं कोरोना वजह से आपकी है, हमारी नहीं। हम तो लगे हुए स्कूल के अंदर भी, ठीक है। तो उसे एंजॉय कीजिए और बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में और सीखने सिखाने में। चलो फिर आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।